India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केसों में जल्द ट्रायल के लिए जारी किया दिशा निर्देश। कहा, एक ही लेन देन से जुड़े कई मामलों के लिए एक ही ट्रायल की मंजूरी के लिए एनआई अधिनियम को करे संशोधित। कोयला घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केस में मनिंदर सिंह और राजेश बत्रा विशेष सरकारी वकील नियुक्त। जेलों की बदतर स्थिति पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। जेलों में भीड़भाड़ गंदगी पर चिंतित दिखा कोर्ट। सोना तस्करी मामले में केरल हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर किया रद्द। क्राइम ब्रांच पर जबरदस्ती गलत बयान देने का है आरोप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केसों में शीघ्र ट्रायल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एक ही लेन देन से उत्पन्न कई मामलों के लिए एक ही ट्रायल की मंजूरी के लिए एनआई अधिनियम को संशोधित करें। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। निर्देश इस प्रकार हैं। उच्च न्यायालय मुकदमे की सुनवाई के लिए समरी ट्रायल को समन ट्रायल में रूपांतरण के संबंध में मजिस्ट्रेटों को अभ्यास निर्देश जारी करेंगे। मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे रहने वाले अभियुक्त को समन जारी करने से पहले धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच करेंगे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच के लिए शपथ पत्र साक्ष्य की अनुमति है। सीआरपीसी के तहत रोक के बावजूद एक ही लेन देन से उत्पन्न होने वाले कई मामलों के लिए एक ही ट्रायल की अनुमति देने के लिए एनआई अधिनियम के लिए उपयुक्त संशोधन की सिफारिश की गई। उच्च न्यायालय एक ही लेन देन से निकले अन्य मामलों में एक मामले में ही अभियुक्तों के खिलाफ समन की सेवा को अन्य मामलों में भी सेवा समझने के लिए मजिस्ट्रेट को अभ्यास निर्देश जारी करेंगे। मजिस्ट्रेटों के पास समन के मुद्दे पर पुनर्विचार करने या वापस लेने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही के लिए धारा 258 सीआरपीसी लागू नहीं है। समन को वापस बुलाने और फिर से जांचने के लिए मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाने के लिए उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश की गई। यह आदेश प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने जारी किया है। कोर्ट ने इन निर्देशों को पारित किया, जिसमें एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, आर बसंत और अधिवक्ता के परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया गया। पिछले साल 7 मार्च को सीजेआई बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने धारा 138 एनआई अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए तरीकों को विकसित करने के लिए स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, आर बसंत और अधिवक्ता के परमेश्वर को मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया। उन्होंने उच्च न्यायालयों और राज्यों से परामर्श के बाद एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोयला घोटाले मामले के सिलसिले में नए विशेष सरकारी वकीलों के चयन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एएसजी मनिंदर सिंह और वकील राजेश बत्रा विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए हैं। आपको बता दें कि जिससे पहले वकील
वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. चीमा कोल मामले में स्पेशल वकील का कार्यभार देख रहे थे। दरअसल वरिष्ठ वकील आर.एस. चीमा को 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एपीपी नियुक्त किया था। उन्होंने अपनी अधिक उम्र और उनकी सहायता करने वाले कानूनी अधिकारियों की कमी का जिक्र करते हुए उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया था। कोयला घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एएसजी मनिंदर सिंह, अधिवक्ता राजेश बत्रा को ईडी मामलों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया। उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय या ईडी द्वारा दर्ज मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह और अधिवक्ता राजेश बत्रा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। वे वर्तमान एसपीपी वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. चीमा का स्थान लेंगे, जिन्होंने भूमिका से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त की थी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम के खंडपीठ ने 12 अप्रैल को इस आशय का एक आदेश पारित किया। हालांकि व्यक्तियों के नाम पर कोई आम सहमति नहीं थी, लेकिन सभी पक्षों में उपस्थित वकील ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि इस न्यायालय को एक अनुभवी ट्रायल कोर्ट वकील और एक वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त करना चाहिए, ताकि वह उसका मार्गदर्शन कर सके और कार्यवाही संचालित कर सके। कोर्ट ने कहा कि मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम आर.एस. चीमा के स्थान पर विशेष लोक अभियोजक के रूप में मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और राजेश बत्रा अधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। अदालत ने कहा कि नए नियुक्त एसपी की कार्यभार संभालने के बाद चीमा अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे। इससे पहले अदालत ने कहा कि उनके पास वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश टमता और अधिवक्ता डीपी सिंह के नाम थे। हालांकि केंद्र सरकार ने सिंह और ट्रायल कोर्ट के वकील राजेश बत्रा के नाम प्रस्तावित किए थे। निवर्तमान एसपीपी चीमा ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 2 न्यायिक अधिकारियों अरुण भारद्वाज और संजय बंसल को 2014 से लंबित सनसनीखेज कोयला घोटाले मामले की सुनवाई के लिए सोमवार को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया था। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर कोयला घोटाले से जुड़े करीब 40 मामलों की सुनवाई कर रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने शीर्ष अदालत को पत्र लिखा था कि पराशर के स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त पीठासीन न्यायिक अधिकारी को नामित करने या नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। शीर्ष अदालत ने इस पत्र का संज्ञान लेकर पराशर की जगह 2 न्यायाधीशों को नियुक्त किया। शीर्ष अदालत ने 2014 में अधिवक्ता एम.एल. शर्मा और एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर 1993 से 2010 के बीच केंद्र द्वारा आवंटित 214 कोयला ब्लॉकों को रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। एमबीबीएस डॉक्टरों के एक समूह ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण की गंभीर आशंकाओं का हवाला देते हुए 18 अप्रैल से होने वाली नीट पीजी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दलील में कहा गया है कि एक फिजिकल परीक्षा में शामिल होने के लिए दैनिक आधार पर कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को मजबूर करना हजारों लोगों के जीवन को संकट में डालने के बराबर होगा। पल्लवी प्रताप एडवोकेट द्वारा दायर ऑन रिकॉर्ड याचिका में सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द करने और कक्षा 12 की परीक्षाओं को स्थगित करने के फैसले को संदर्भित किया, जो 4 मई से शुरू होने वाली थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वहीं 5 जनवरी 2021 को शुरू होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि महामारी की स्थिति तब नियंत्रण में थी, इसीलिए जब कोविड-19 मामलों में बड़े पैमाने पर उछाल आया हुआ था तो उनका संचालन करना मनमाना और अनुचित है। ये भी कहा गया कि अधिकांश डॉक्टरों को कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी खुराक नहीं मिली है। याचिकाकर्ता राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा जारी 9 अप्रैल की अधिसूचना में दिए गए क्लॉज को भी चुनौती देते हैं, जिसमें कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों को मनमाना बहिष्करण के तहत परीक्षा से बाहर करने के विषय में कहा गया है। एक वैकल्पिक प्रार्थना उन उम्मीदवारों को अनुमति देने के लिए की गई है जिन्होंने पिछले 15 दिनों में कोविड-19 टेस्ट में फिर से प्रदर्शित होने के लिए अनुबंधित किया हो। याचिका में कहा गया है कि डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से संक्रमित होकर अपने कर्तव्यों को सीमावर्ती योद्धाओं के रूप में निभाया और इसीलिए उन्हें परीक्षा से पूरी तरह बाहर करना अनुचित और भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी शिकायत उठाई है कि नीट परीक्षा के बावजूद झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से अपने दैनिक कार्य में भाग लेने के निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि खालिद को सिर्फ इस बात के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता कि हिंसा में शामिल रहे लोगों की पहचान बाकी है या उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। कोर्ट ने उमर खालिद को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की शर्त पर जमानत दी है। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत मिल गई। कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद को खजूरी खास में दर्ज एफआईआर के मामले में जमानत दी। कोरोना के चलते कोर्ट ने जमानत की एक शर्त ये भी रखी है कि उमर खालिद को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखना होगा। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद को दिल्ली दंगों को लेकर खजूरी खास एफआईआर से संबंधित मामले में जमानत दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने उमर खालिद को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने उमर खालिद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी, जिसमें कहा गया कि वो कोर्ट में होने वाली हर तारीख पर पेश होगा, साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करेगा। उमर खालिद को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो खजूरी खास के एसएचओ को अपना मोबाइल नंबर देगा और हर वक्त मोबाइल नंबर को ऑन रखेगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि वो अपने मोबाइल नंबर पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके रखेगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आदेश में कहा, खालिद घटना के दिन वारदात स्थल से जुड़े किसी सीसीटीवी फुटेज या वायरल वीडियो में नजर नहीं आ रहा है। मौके पर मौजूद रहने के तौर पर वादी की शिनाख्त किसी सरकारी गवाह या पुलिस के गवाह के जरिए नहीं हो पाई है। अदालत ने कहा कि यहां तक कि वादी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर घटना के दिन वारदात स्थल पर नहीं पाई गई। अदालत ने कहा कि वादी को महज उसके खुद के बयान के आधार पर इस विषय में संलिप्त कर दिया गया। कोर्ट ने अभियोजन की ये दलील भी खारिज कर दी कि आरोपी उमर खालिद मोबाइल फोन पर सह आरोपियों ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के लगातार संपर्क में था। उमर खालिद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जज ने यह भी कहा कि उसे सिर्फ इसलिए अनिश्चितकाल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते क्योंकि कुछ लोग जो कि दंगे की भीड़ का हिस्सा रहे, उनकी पहचान हो गई या फिर वो पकड़े गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संग्राम सिंह के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि खालिद को इस मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन जेएनयू के इस पूर्व छात्र को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दरअसल खालिद कुछ अन्य मामलों में भी आरोपी है, जिनमें एक मामला गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश का है। जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का, दंगा भड़काने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य की जेलों की स्थितियों के संबंध में एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने उन मुद्दों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जिन पर राज्य को 29 मई तक जवाब देना होगा। अदालत ने कहा है कि स्वच्छता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता। ऐसे में उदाहरण के लिए मॉडल जेल मैनुअल प्रदान करता है और 6 कैदियों के पास एक सामान्य शौचालय होना चाहिए। हालांकि सरकारी वकील द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि बेंगलुरु में केंद्रीय जेल में 9.4 कैदियों के लिए एक शौचालय उपलब्ध है। बाथरूम के लिए मॉडल जेल मैनुअल द्वारा निर्धारित मानक 10 जेल में एक सामान्य बाथरूम है। कर्नाटक राज्य की कई जेलों में 15 से ज्यादा जेलों के लिए एक बाथरूम उपलब्ध है। अदालत ने कहा है कि दूसरा मुद्दा भीड़भाड़ वाला है। राज्य सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जेलों में विभिन्न श्रेणियों की कोशिकाओं बैरकों के आकार के बारे में कोई मानदंड है या नहीं है। पीठ ने कहा है कि एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जेल के कैदियों को प्रदान किए जाने वाला भोजन का भी है। क्या पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया है या फिर क्या तैयार किए गए भोजन पर कोई गुणवत्ता नियंत्रण है। अदालत ने कहा है कि ये नोट करना और चौंकाने वाला है कि सीएमओ के सभी 20 पदों में से 7 पद खाली हैं। चिकित्सा अधिकारियों के कुल 13 पद में से 8 पद खाली हैं। मनोचिकित्सक के 6 पद खाली हैं। स्टाफ नर्स के 24 स्वीकृत पद हैं और सभी पद खाली हैं। हलफनामा दाखिल करते समय राज्य सरकार 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों के मामले में 15 सितंबर 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जारी विभिन्न निर्देशों का अनुपालन भी करेगी।
केरल हाईकोर्ट ने केरल पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर को रद्द किया। दरअसल केरल पुलिस क्राइम ब्रांच ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य राज्य के पदाधिकारियों के खिलाफ सोने की तस्करी के मामले में आरोपी गलत बयान देने के लिए जबरदस्ती करने के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि मामले में एफआईआर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 195 एक बी के तहत बार को आकर्षित किया गया। सीआरपीसी की धारा 195 एक बी के अनुसार अदालत के समक्ष विचाराधीन किसी मामले में साक्ष्य के निर्माण से संबंधित एक अपराध का संज्ञान उस न्यायालय द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर ही लिया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस बार को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 195 एक बी के तहत भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 193 के तहत झूठे साक्ष्य से संबंधित अपराध के लिए एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह भी देखा है कि एफआईआर में उल्लेखित अन्य अपराध धारा 193 आईपीसी के तहत साथ ही अविभाज्य रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एनजीओ ने एक जनहित याचिका पीआईएल दायर कर बीएमसी और राज्य को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए एकत्र किए गए धन का उपयोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मलिन बस्तियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर वितरण मशीनें उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि नागरिक कल्याण और शिक्षा राज्यों द्वारा दायर जनहित याचिका अन्य शहरों द्वारा किए गए स्वच्छता उपायों का भी हवाला देती है, जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोयम्बटूर और रायपुर के नागरिक निकायों के दूषित सतहों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जबकि मदुरै, तिरुपुर और कोची जैसे शहरों ने हैंड वॉश सुविधाओं को स्थापित किया है। याचिका में कहा गया है कि चूंकि शहर की आधी से ज्यादा आबादी मलिन बस्तियों में रहती है, इनमें से कई को अपना घर छोड़ना पड़ा तो कुछ के पास लॉकडाउन के चलते खाना तक नहीं है। ऐसे लोगों को उचित सैनिटरी सुविधाएं और मुफ्त मास्क प्रदान करने की आवश्यकता है। जनहित याचिका में कहा गया है कि ये नागरिक निकाय के खिलाफ आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन केवल ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मुंबई में सार्वजनिक सड़कें या अन्य सार्वजनिक स्थान या तो मोबाइल सैनिटाइजिंग वैन की मदद से या ड्रोन या किसी अन्य माध्यम से नियमित रूप से स्वच्छता का ख्याल रखा जाए। बेस्ट बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन बसों को उनके मार्गों को पूरा करने के बाद कीटाणु रहित नहीं किया जाता है, तब से वायरस के प्रसार में मदद कर रहा है और एक बार सतह संक्रमित होने से वायरस के कई बार फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और याचिकाकर्ता ने खुदा देखा है कि 5 स्टार में होटल जब भी कोई वाहन प्रवेश उसमें करता है तो उसे स्वच्छता मशीनों की मदद से कीटाणु रहित किया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.